हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि है थर्मल फिजिक्स। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स। तो ये आज इसका लास्ट लेक्चर होगा, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले इस वाले चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आखिर होता क्या है? एक क्वांटिटी जिसका यूज करते हैं किसमें, थर्मोडायनामिकल जो स्टेट होती है उनको रिप्रेजेंट करने में, उनको ही क्या बोला जाता है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स बोला जाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं, यानी कि वो क्वांटिटी, वो राशियां, या फिर आप बोल सकते हो कि वो वेरिएबल्स जिनको हम यूज करते हैं किसमें, थर्मोडायनामिकल जो हमारी क्या होते हैं, स्टेट होती है, उनको रिप्रेजेंट करने में, उनको ही क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ये होते हैं 4। कौन कौन से? एक होता है इंटरनल एनर्जी, जो कि आपने पढ़ी हुई है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। सेकेंड होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जो उसको मैं अभी बताऊंगी आपको। थर्ड होता है एंथैल्पी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ है गिब्स फंक्शन। तो ये 4 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हैं हम किसी भी थर्मोडायनामिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, मतलब डीपली चारों की डेफिनेशन है जो शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग डालोगे, वो हेडिंग डालोगे आप थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इट थर्मोडायनामिक state of a system can be represented by 4 variables which are known as thermodynamic potentials, These 4 variables are as follows। कौन कौन से होंगे वो? फर्स्ट होगा बच्चा इंटरनल एनर्जी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होगा इसमें हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करोगे आप किससे? कैपिटल एफ से, ठीक है। थर्ड होती है एंथैल्पी, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप कैपिटल एच से। एंड फोर्थ नंबर पे आता है गिब्स फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप किससे? कैपिटल जी से, ठीक है। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, एक बार इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो चलिए ना, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप क्या? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या? ये तो आप सभी को पता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, यानी कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, जो उसके अंदर ऑलरेडी रहता है। यानी कि मान लिया कोई भी एक सिस्टम है, उसके अंदर जो खुद की अपनी ऊर्जा होगी, उसको ही क्या बोलते हैं? उसकी आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आंतरिक ऊर्जा को डिफाइन किया था हमने, जब हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है डी क्यू किसकी इक्वल होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि जो
टोटल अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो किसके इक्वल होगी, जो उसके अंदर उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी प्लस जो टोटल वर्क डन उसके द्वारा किया जाएगा, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसी को हमने यहाँ पे ये जो du है ये क्या होती है, हमारी इंटरनल एनर्जी होती है जो कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी रहती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज गिवन बाय, जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है, हमें क्या पता है बच्चा, यहाँ से अगर हम बात करें du की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी, dq माइनस के dw हो जाएगी। dq क्या है, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें क्या पता है, इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम dq की बात करें किसके इक्वल होता है, t इंटू ds, यानी कि ds किसके इक्वल था, dq अपॉन t के इक्वल था। यानी कि किसी भी सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं, कोई भी हीट प्रोवाइड करते हैं किस पे, एट टेम्परेचर T पे, तो उस कंडीशन में इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, एंट्रोपी के। यही तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चला था एंट्रोपी के लिए। तो यहाँ से हम dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, T इंटू ds, एंड हमें पता है जो dw है ये किसके इक्वल होता है बच्चा, P इंटू dv के इक्वल होता है। इन दोनों वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास में टर्म क्या आएगी, du इज इक्वल्स टू टी डी एस एंड माइनस के पी डी वी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी के लिए इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको जब वो कराई थी एंट्रोपी कंडीशन में, मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस भी कराई थी, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, इस टाइप से। तो सबसे पहले किसके लिए करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि जहां पे हीट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है कि dq किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर dq बच्चा 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो t 0 में जाएगा, तो ds की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आप ds इज इक्वल्स टू 0 इस वाली इक्वेशन में रखते हो तो du की वैल्यू क्या मिलेगी, ये टर्म 0, तो du किसके इक्वल आएगा, माइनस के p इंटू dv के इक्वल आ जाएगा। ये तो किसके लिए बात हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात हो गई। सेकंड बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि समआयतनिक प्रक्रम। तो इसमें क्या होता है, आयतन हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एक बात बताओ, ये बात तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हुई है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वॉल्यूम का करोगे dv, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसलिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, du किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो किसके इक्वल आएगा, du, t इंटू ds के। ये इसके क्या हो गए, दो सिग्निफिकेंस हो गए। ठीक है, तो एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये क्या होता है कि इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ये कैसे एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है which is defined as the, जिसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, as the decrease in the function, यानी कि फंक्शन में अगर क्या होगी, थोड़ी सी भी कमी होगी, डिक्रीजनेस आएगी, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को क्या बोलोगे आप, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलोगे। इन द फंक्शन एंड इज इक्वल्स टू द, और ये जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है किसकी इक्वल होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच इज अवेलेबल ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो टोटल अमाउंट होती है किसकी, वर्क की, मैक्सिमम अमाउंट जो होती है किए गए कार्य की, वो ही क्या कहलाती है आपकी, वो किसकी इक्वल होगी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के इक्वल होगी। ठीक है,
सो इट इज गिवन बाय, इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, कैपिटल एफ से भी बताया था। तो कैपिटल एफ किसके इक्वल होता है, यू माइनस टी एस। देखो डिक्रीजनेस कैसे आ रही है, इंटरनल एनर्जी में से माइनस हो रहा है टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, तो इसलिए फंक्शन में क्या है, डिक्रीजनेस आ रही है। और ये इक्वल किसके होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो किसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगा वर्क का उसके इक्वल होता है ये, ठीक है। वैसे अगर डिनोट करें किसमें, कैलकुलेटिव फॉर्म में, तो उस कंडीशन में u माइनस टी डी एस, ठीक है। तो u किसके इक्वल आ जाएगा, u क्या है यहाँ पे हमारी इंटरनल एनर्जी है, t क्या है टेम्परेचर है, और f क्या है एंट्रोपी है। इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गले में पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे। अब यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन फर्स्ट का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या मिलेगा, df इज इक्वल्स टू u का करोगे du माइनस के। अब ये टेम्परेचर और एंट्रोपी दो फंक्शन बन रहे हैं, तो दो फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस टाइप से करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो df किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ से du माइनस के टी डी एस माइनस के एस इंटू टी डी टी। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें क्या पता है, अच्छा हमें पता है du जो है ये किसके इक्वल होता है, dq माइनस की dw के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, df इज इक्वल्स टू du के प्लेस में हम पुट कर देंगे क्या, dq माइनस के dw एंड माइनस के tds माइनस के sdt एज इट इज चल रहा है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, क्या वैल्यूज है, dq हमें पता है किसके इक्वल होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से t इंटू ds के, dw किसके इक्वल होता है, p इंटू dv के, माइनस के tds और माइनस के s इंटू dt। tds से tds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, एक बार यहाँ से आगे देख लेना, आपको मिलेगा df इज इक्वल्स टू माइनस के p dv एंड माइनस के s dt। ये आपके पास में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो आ गई, लेकिन इसे किसमें निकालना है आपको, इसके वो भी तो करने हैं सिग्निफिकेंस। तो पहले देखिए इसमें हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। तो एक बार तो किसमें लोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में, और एक बार किसमें ले लोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि एक बार आपका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लोगे और एक बार क्या लोगे आप, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लोगे, ठीक है। ये इसके लिए था, लिख लेना साइड में नोट करके। यहां से देखो तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप क्या लोगे, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम। तो इसके लिए dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर dv 0 हो जाएगा तो यहाँ पे dv के प्लेस पे 0 पुट करोगे, ये टर्म 0। सो df की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस के s इंटू dt मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड आप लोगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि dt है हमारे पास में, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल यानी कि समताप्य। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी। सो उस कंडीशन में इसके प्लेस पे 0, तो df की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा आपके पास में, माइनस के p इंटू dv आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके दो सिग्निफिकेंस हो गए, नोट कर लो एक बार इतना। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, एंथैल्पी। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है, इट इज अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, ऊष्मागति की राशि है, इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट
कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के द्वारा जितनी भी हीट ली जाएगी, जो नंबर ऑफ अमाउंट हीट का लिया जाएगा उसको ही क्या बोलोगे आप, एंथैल्पी बोलोगे। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एच से, एंड इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये किसके इक्वल होती है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्लस जो इंटरनल एनर्जी है उसकी इक्वल होती है क्या, एंथैल्पी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच से। तो जो बात डेफिनेशन में बोली वही बात हमने लिख दी, ठीक है। तो पहले तो ये चीज लेकर के आएंगे कि हमने ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ा था कि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो कि किसकी इक्वल होगी, सिस्टम द्वारा जितनी भी हीट ली जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी उसकी इक्वल होगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि डीएच किसकी इक्वल आना चाहिए, डी क्यू की इक्वल आना चाहिए। तो देखो इस चीज को कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले तो इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट, और इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, dh इज इक्वल्स टू du प्लस, फिर से ये दो फंक्शन बन रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। du को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको पिछले उसमें बताया था, क्या लिख सकते हैं, dq माइनस के dw प्लस p dv प्लस के v इंटू dp। इसको और सॉल्व कर दो, dh किसके इक्वल आ जाएगा, dq को हम क्या लिखते हैं बच्चा, t इंटू ds माइनस के dw को क्या लिख सकते हैं हम, p इंटू dv प्लस p इंटू dv प्लस v इंटू dp। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p dv से p dv कैंसिल आउट हो जाएगा तो dh किसके इक्वल आ जाएगा, t इंटू ds प्लस v इंटू dp के, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो वो हो सकते हैं, अब देखो चाहे तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, अगर हम किस पे ले ले, कांस्टेंट प्रेशर पे ले ले, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट लोगे तो dp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो सीधी सी आपको dh की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, t इंटू ds, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बात आती है इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसका सिग्निफिकेंस आप टू टाइप से कर सकते हो, कैसे कैसे, देखो अगर आप क्या लोगे इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि टी तो आई नहीं, इसमें क्या है, डीएस है और डीपी है। तो एक बार तो प्रेशर के लिए लेना पड़ेगा, एक बार हमें किसके लिए लेना पड़ेगा, एंट्रोपी की, और एंट्रोपी तो है ही नहीं, तो हमारे पास में क्या है, डीएस वाली जो टर्म है टी इंटू डीएस, ये किसकी इक्वल होती है, डी क्यू के। यानी कि एक बार तो आप कौन से वाला प्रक्रम ले लोगे, एडियाबैटिक प्रक्रम यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका dq की वैल्यू 0, तो ये फंक्शन 0, तो जो dh है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, v इंटू dp के, ठीक है। एक बार अगर आप समदाब्य प्रक्रम ले लोगे तो उसमें क्या आएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में dp की वैल्यू 0 हो जाएगी और dp 0 हो जाएगा, तो dh किसकी इक्वल आएगा, t इंटू ds की इक्वल आ जाएगा। तो दो तो ये हो गई, या तो इस टाइप से कर लो या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, ये तो हमारी डेफिनेशन प्रूफ हो गई। अब यहाँ से आगे इधर की साइड देखिएगा, ये जो आई इसको लेट कर लो आप क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार तो s के रेस्पेक्ट में और एक बार p के रेस्पेक्ट में। अगर आप s के रेस्पेक्ट में, एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में करोगे तो प्रेशर को कांस्टेंट ले लेना, और प्रेशर के रेस्पेक्ट में करोगे तो एंट्रोपी को कांस्टेंट ले लेना, ठीक है। तो यहां से देखो, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू s एंड p, तो देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, s के रिस्पेक्ट में करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, डेल h ओवर डेल s एट कांस्टेंट प्रेशर p इज इक्वल्स टू, ये इसका करोगे तो यहाँ से ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 1, और t आपका कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे प्रेशर को क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया, तो इस वाली कंप्लीट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे पी का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको टर्म क्या मिल जाएगी, v मिल जाएगी। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारे पास में डेल एच है ये कैसा होता है, परफेक्टली डिफरेंशिएबल है, तो क्या लिखोगे, सिंस dh इज परफेक्टली या परफेक्ट डिफरेंशियल
उस कंडीशन में क्या होगा, एक बार तो इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट ले लो एंट्रोपी। तो उस कंडीशन में देखना क्या होगा, प्रेशर के रेस्पेक्ट में करोगे डेल एच ओवर डेल एस का, और कांस्टेंट लोगे एंट्रोपी, तो यहाँ पे आपके पास में टर्म आ जाएगी डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस। एंड सेकेंड टर्म का अगर आप करोगे किसके रेस्पेक्ट में करना है, एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, तो डेल एच ओवर डेल पी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल बी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर पी। सो सिंस अगर हम मान लें कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, यानी कि डेल अपॉन डेल पी डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल आ जाए, डेल अपॉन डेल एस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। सो उस कंडीशन में ये वाली जो दोनों टर्म्स है ये भी कैसी आएंगी, आपस में इक्वल आएंगी, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस इज इक्वल्स टू डेल बी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर पी। और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में थर्मोडायनामिकल रिलेशन आ जाएगा। मैंने आपको 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस कराए थे, तो उनमें से याद कीजिए कौन से वाला है, थर्ड वाला। तो आप लिखोगे क्या, यहां से आगे, इससे आगे मतलब यहां से देख लेना, दिस इज थर्ड थर्मोडायनामिक रिलेशन। ठीक है, इसी के साथ में थर्ड वाला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। लास्ट बचा, एक बार इतना नोट कर लो। सो लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या है, इट इज गिवन बाय कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी में से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे किसको, टेम्परेचर और एंट्रोपी के प्रोडक्ट को, तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका गिब्स फंक्शन। किसको गिब्स पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो टेंशन मत लेना, गिब्स फंक्शन या गिब्स पोटेंशियल अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डीजी किसके इक्वल आएगा, एच का करोगे डीएच, टी और एस, ये दो फंक्शन बन गए। एक बार टी का करा, सॉरी टी को कांस्टेंट रखा, एस का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस साइन आएगा, लेकिन इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस, इस बार एस को कांस्टेंट रखा और टी का कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में टर्म आ रही है डीएच। डीएच क्या है हमारे पास में, एंथैल्पी का जब हमने डिफरेंशिएशन किया था अभी पिछले वाले उसमें, तो डीएच किसके इक्वल आया था, टी इंटू डीएच प्लस वी इंटू डीपी के, ये हमें पता है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो डीजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस डीएच के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये टर्म एज इट इज, टीडीएस से टीडीएस कैंसिल आउट, तो बी इंटू डीपी माइनस कैसे इंटू डीटी, तो दो बार ले लोगे, एक बार आइसोबैरिक प्रोसेस में यानी कि समतापीय प्रक्रम में डीपी क्या हो जाएगा 0, तो डीपी 0 पुट करोगे, डीजी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कैसे इंटू डीटी के, और एक बार जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस लोगे तो डीटी की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पुट करोगे तो डीजी किसके इक्वल आ जाएगा, वी इंटू डीपी के। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हुए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज आपकी ये वाली जो चैप्टर चला था थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप, ये आपका कंप्लीट होता है। कल को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप ये मान के चलिए चलो कि आपका जो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट और जो ज्यादा लेंथी से चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए। सिर्फ 8 से 10 दिन की अब आपकी ये बुक बची है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।